Today we are going to start with the chapter number 6, life processes, and session number 5. In last lecture we have studied about a respiratory system and basic introduction of it. In this lecture we are going to study about a respiratory system in human. This is how our respiratory system looks like. Now here we will understand the basic organs through which the air will pass during respiration, or in short you can say breathing. Nose, through nose it will enter the trachea, through trachea it will enter the bronchis, and this bronchis, at the end of this bronchis there are small balloon like structure. Okay, so this is our basic respiratory system, and these are lungs, and this is the diaphragm. We'll understand the function of each and every part or organ of this respiratory system in this video. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. तो नोज जो है, नोज वाला पार्ट, उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल. उसके अंदर से जो पाथ निकलता है वो है नोस्ट्रिल्स. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. तो जो हमारा नोज है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर होते हैं. ठीक है, वो हेयर, ये जो एयर हमारे अंदर जा रही है वो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उसको फिल्टर करेंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से फार्निक्स से ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया से ये है ब्रोंकाइस दोनों. ठीक है, देखो फिर से नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से एयर अंदर गया, एयर अंदर जाने के बाद फार्निक्स, फिर ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, एंड फिर ये दो ब्रोंकाई, और फिर वो लंग्स के अंदर. अंडरस्टूड? तो ये है एयर का पार्ट. The passage is also lined with a mucus which help in this process. मुकस मतलब एक स्टिकी लिक्विड है जो डस्ट पार्टिकल को हमारे नोज के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं कि स्टिकी सब्सटेंस स्टिक कर लेगा. From here the air pass through the throat and into the lungs. देखा आपने कि नोस्ट्रिल से फिर ये थ्रोट, और थ्रोट से दोनों लंग्स के अंदर. अंडरस्टूड? बहुत सिंपल प्रोसेस है. जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ध्यान देके सुनते जाओ. जरा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है. Rings of cartilage are present in the throat. This assure that the air passage does not collapse. Collapse का मतलब ऐसे दब जाना, गिर जाना. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो है कार्टिलेज. कार्टिलेज मतलब एक सॉफ्ट बोन जो पाइप के थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू, मतलब कंटिन्यूसली होगा और थ्रोट तक होगा. वो पाइप को कवर करके रखेगा, पाइप को ऐसे दबने नहीं देगा, पाइप को कोलैप्स नहीं होने देगा. ठीक है, तो ये है कार्टिलेज का काम, पाइप को एकदम स्ट्रांगली होल्ड करके रखना. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structures, which are called alveoli, singular alveolus. मतलब जो बहुत सारे alveolus होते हैं वो singular फॉर्म है, और बहुत सारे मतलब प्लूरल, वो है alveoli. ठीक है, the alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. तो जो हमारा लंग्स है, हमने देखा कि नॉस्ट्रिल से थ्रोट, नॉस्ट्रिल से थ्रोट में, थ्रोट से ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से दो ब्रोंकाई. ठीक है, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है.
दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाई जाता है, और वो ब्रोंकाई के एंड पर ब्रोंकाई भी बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होगा एंड वो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होगा एंड उसके एंड में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं हम एल्वियोली। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे। एंड ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। The walls of alveoli contains an extensive network of blood vessels। तो जो एल्वियोली होंगे, एल्वियोली के ऊपर ब्लड वेसल अटैच करके होंगे। मान लो कि एक के ऊपर एक, जैसे हम थ्रेड, मान लो कि थ्रेड होते हैं कि वो मतलब हम उसको वाइंड करते हैं, वाइंड करने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर जैसे मतलब है ऐसा फील हो रहा है, तो वैसे टाइप के एल्वियोली के ऊपर भी, एल्वियोली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये लिपटे हुए होंगे बहुत सारे कैपिलरीज, बहुत सारे ब्लड वेसल्स। देखो ऐसे स्ट्रक्चर है ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर था, तो आपको अभी देखने में आएगा, ये जो लंग्स के अंदर जा रहे हैं, ये जो देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ये छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स है, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो है एल्वियोलस, प्लूरल फॉर्म में एल्वियोली। एंड वो बहुत सारी वेन्स उसके ऊपर है, हमने देखा। तो वैसे ही हर एक एल्वियोलस के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये ब्रोंक्यूल है, ये एल्वियोलस पूरा बंच है एल्वियोली, और उसके ऊपर देखो ये वेन्स जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझना है। फिर उसके बाद वाला पार्ट हम आगे देखेंगे। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity become larger as a result। तो जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा पूरा चेस्ट का वाला जो पार्ट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करो कि व्हेन यू टेक इन एयर, तो योर चेस्ट पार्ट विल मतलब इंक्रीज द कैविटी, जो जो हमारा लंग्स है वो फूल जा रहा है। जैसे बलून के अंदर हम एयर भरते हैं तो बलून फूलता है, वैसे ही हमारे चेस्ट के अंदर दो लंग्स है, तो दोनों बलून के लाइक होते हैं कि जब भी हम उसके अंदर एयर भरते हैं तो वो फूलते हैं थोड़े, तो ऑटोमेटिकली अवर चेस्ट विल आल्सो गेट एनलार्ज। यहाँ पे आप इमेज देखो प्रॉपरली कि व्हेन दे ब्रीथ इन द lungs get enlarged, when air comes out it gets smaller। ठीक है, तो ये एक रेस्पिरेशन के मतलब रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के अंदर और ब्रीथिंग के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग इज नॉट अ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग, बट रेस्पिरेशन पूरा एक अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें से हम फूड में से एनर्जी लेंगे। द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, वो आपको पता होना चाहिए। Now, because of this, air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli। तो जब भी हमारे लंग्स के अंदर एयर जाती है तो एक्चुअली में कौन फूलता है, कौन एक्सपांड होता है? एल्वियोली एक्सपांड होता है। एल्वियोली फूलते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे एल्वियोली हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, वो सब एल्वियोली फूलते हैं तो ऑटोमेटिकली लंग्स भी फूलता है। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for a release into the alveoli। तो पूरे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पूरे बॉडी में से जो ब्लड वेन्स है वो लंग्स के अंदर आते हैं, एंड वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। मतलब कार्बन ब्लड जो है उसमें बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो एल्वियोली में आते हैं क्योंकि एल्वियोली के ऊपर
सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट होता है। मतलब हम जब भी ब्रीथिंग करते हैं तो सबसे पहले जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोली है, वहां पे जाएगी, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा वहां पे होगा। तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होगा वो भी एल्वियोली के पास आएगा। ठीक है, एल्वियोली एक स्टॉप है। ठीक है, जैसे बस स्टॉप है, बस आती है और जाती है, वैसे ही ये जो एल्वियोली है एक स्टॉप है, वहां पे ब्लड आता रहेगा और जाता रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में उतर जाएगा, जैसे बस स्टॉप पे कोई उतरता है वैसे, और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन विल मिक्स विद द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट ऑफ द ब्लड, एंड ऐसे ही सब ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एल्वियोली के अंदर आए लंग्स के अंदर, वो सब ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजन रिच। अंडरस्टूड? यही एल्वियोली का काम है। ये पूरा डिटेल में विजुअल वीडियो के साथ हम देखेंगे अभी। And the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessel to be transported to all cell in the body। जो मैंने बताया अभी कि पूरे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एल्वियोली के पास आएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड सब निकल जाएगा एंड ऑक्सीजन सब ब्लड ले लेगा एंड फिर पूरे बॉडी के सेल को ट्रांसपोर्ट करेगा। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। तो हमारे लंग्स के अंदर पूरा का पूरा लंग्स एयर से नहीं भर लेता, थोड़ा सा रेसिडुअल वॉल्यूम खाली भी रखते हैं, और कभी भी बाहर जब निकलता है गैस तो पूरा का पूरा खाली नहीं हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं उसको। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का थोड़ा सा पार्ट अंदर चेस्ट के अंदर रहेगा ही रहेगा, जिसके कारण उसको पूरा भरने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगे और जल्दी खाली करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगे। एंड वो जो प्रोसेस होगा, जो टाइम खाली करना है और कम मतलब जो भरना है ऑक्सीजन, तो उसको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज हो रहे हैं ब्लड में वो आराम से हो पाएंगे, सफिशिएंट टाइम मिलेगा उनको। When the body size of animal is large, the diffusion pressure along cannot take care of oxygen delivery to all part of the body। मान लो कि हमारे ह्यूमन बींग्स है, हमारा बॉडी बहुत छोटा होता है, हम ह्यूमन बींग्स का बॉडी छोटा होता है, एनिमल मान लो कि एलिफेंट के कंपेयर में, तो हमारे बॉडी के अंदर डिफ्यूजन मान लो कि हो रहा है, तो वो आपको बताऊंगा कि कितने साल लगते हैं या कितना टाइम लगता है बॉडी को पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। तो ऐसे एलिफेंट के जैसा बड़ा बॉडी हो तो बहुत टाइम लग जाता है डिफ्यूजन के थ्रू जब ये ऑक्सीजन जाते हैं तो। और हमें पता है कि हर एक पार्ट को, हर एक बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन मिलना जरूरी है, अदरवाइज इट कैन कॉज डैमेज टू द बॉडी पार्ट। हमने देखा था लास्ट में कि जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लैक में जब भी रेस्पिरेशन होता है तो बॉडी के अंदर क्रैम्प्स प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, मसल क्रैम्प आता है, मसल पेन होने लगता है। Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब ब्लड, हमारा हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ले लेगा एयर में से, लंग्स के अंदर आएगा और फिर वहां से लेके पूरे बॉडी के साथ विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, एंड वो जहां जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी है वो पार्ट में ब्लड लेके जाएगा और उसको सप्लाई करेगा। ये देख सकते हो आप कि आरबीसी आ रहा है और यहाँ से जो ऑक्सीजन था उसने ले लिया, अभी रेड कलर का बन गया, वो देखो प्रॉपरली एब्जॉर्ब
ऑब्जर्व करो, ये रेड कलर का है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं वापस ये एल्वियोली के अंदर, ये छोटे 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 पोर्स है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं, देखो ये सब अंदर है, और यहाँ से पूरे मतलब जो है निकल कर बॉडी से बाहर निकलेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स देखो सब बाहर के साइड आ रहे हैं, लंग्स में से बाहर निकल रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अभी फिर से देखते हैं एल्वियोलस, फिर ये कैपिलरीज, फिर ये छोटे छोटे पोर्स है, तो यहाँ से ये डॉट्स है सब, वहां से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स देख रहे हो। फिर ये जब भी ब्लड आ रहा है वो ब्लू कलर का है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है उनके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन ये ब्लड के अंदर सेटल हो रहा है, देखो ये जितने भी ऑक्सीजन है वो ब्लड आरबीसी मतलब WRBC है, वो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ले रहे हैं और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखना अभी रेड कलर में कन्वर्ट हो गए, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गए, मतलब वो ऑक्सीजन फुल उनको मिल गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये पाइप में से कैपिलरीज में से एल्वियोलस में अंदर जा रहे हैं, और ये पोर्स के थ्रू वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये देखो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बन गए, फिर वो बॉडी के मतलब ये एल्वियोलस के बाहर निकल रहे हैं, यू कैन सी द पाथ, ये जो को बाहर निकल रहा है सब, फिर ये हमारे पूरे एक साथ लंग्स में एल्वियोलस कंप्रेस होंगे, तो सब एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और बॉडी के बाहर, अंडरस्टूड। आपको देखना है तो रिवाइंड करके फिर से वापस से एक बार देख लेना, प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles, मतलब RBC, रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो हेमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर होता है, वो ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी होती है, मतलब ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी, ऑक्सीजन को अपने पास बुलाने का कैपेसिटी होता है, ठीक है उनके पास। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर कम सोल्यूबल है, and hence is mostly transported in a dissolved form in our blood, and इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे बॉडी के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में, ब्लड के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में होंगे, एंड ऑक्सीजन भी एफिनिटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन भी ब्लड के अंदर मतलब ब्लड के साथ ही होंगे, उनके साथ मिक्स हुए। अब हम थोड़ा जो एल्वियोली होते हैं उसके सरफेस के फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। जो हमारा मेन पार्ट था ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कि कहाँ से एयर आया था फिर कहाँ पे गया, लंग्स के अंदर एल्वियोली का काम क्या था, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये पूरे लेक्चर का मेन पार्ट था, वो एल्वियोलिस में कैसे गैस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो हमने देखा। अभी आप 2-3 बार उसको रिवाइंड करके प्रॉपरली शांति से देख सकते हैं। If the alveolar surface were spread out, it would cover about 80 meters square. How much do you think the surface area of our body is? Consider how efficient exchange of gases becomes because of large surface available for exchange to take place. तो जो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलीज है उसको कट करके हम उसको ओपन करें और सब जितने भी एल्वियोलीज है सब के जो सरफेस को ओपन करके ज्वाइन करेंगे, तो 80 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उतना वो कवर कर पाएगा। 80 मीटर स्क्वायर आपको बता दूं कि जो 100 मीटर रनिंग करते हैं, ठीक है, 100 मीटर थोड़ा लंबा डिस्टेंस होता है वो, तो उसमें 80 मीटर, तो 80 मीटर का स्क्वायर बॉक्स बनाओ आप, 80 मीटर बाय 80 मीटर लेंथ वाला, ठीक है, तो वो स्क्वायर बॉक्स का एरिया होगा 80 मीटर
80 मीटर स्क्वायर, 80 बाई 80 मतलब 80 मीटर स्क्वायर नहीं होगा वो। एक स्क्वायर ले लो जिसका, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लो जिसका एरिया हो 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 80 मीटर स्क्वायर जो भी एरिया बनता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, एक्चुअली बहुत छोटा ये आप कंसिडर नहीं कर सकते। उतना बड़ा एरिया हमारे एल्वियोलर सरफेस है वो उतने ज्यादा है, बट इसको बलून के फॉर्म में और छोटे छोटे बलून के फॉर्म में उसको रखा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सरफेस एरिया हमारे लंग्स के अंदर कैसे हो सकता है, बट दिस इज फैक्ट। इतना बड़ा एरिया हमारे लंग्स के अंदर है। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत बड़ा है, वैसे ही ये एक फैक्ट है जो एल्वियोलर सरफेस है वो समवेयर अराउंड 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? मतलब ये जो अभी मैंने आपको फैक्ट के बारे में बताया था कि जो डिफ्यूजन, जैसे प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, वैसे डिफ्यूजन हमारे बॉडी के अंदर होता। तो इमेजिन जो लंग्स से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे टो तक पहुंचने का टाइम है वो होता 3 इयर्स। बट ये अच्छी बात है कि हमारे पास हेमोग्लोबिन मतलब रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, तो उसके अंदर ऑक्सीजन सॉल्यूबल होके मिक्स होके हमारे बॉडी के अंदर स्पीड में फ्लो होता है, एंड हर एक पार्ट को ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली एंड स्पीडीली प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो किसके कारण है? हेमोग्लोबिन के कारण। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए कि वी आर वेरी मच ग्लैड टू हैव हेमोग्लोबिन, हम बहुत ही खुश नसीब है जो हमारे पास हेमोग्लोबिन है। ठीक है, दिस इज ऑल गॉड गिफ्टेड, ये कोई हम खुद नहीं बना सकते, आज तक कोई साइंटिस्ट ब्लड नहीं बना पाया। ठीक है, सेल्स, ब्लड सेल्स नहीं बना पाए। एंड ये सिंपल सा फंक्शन जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हेन यू ब्रीथ इन, ये लंग्स है हमारे, लंग्स एक्सपांड होते हैं। लंग एक्सपांड कैसे होंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस एल्वियोलस, ठीक है, ये एल्वियोलस एक्सपांड हो रहे हैं। तो एक, ये तो एक ही ब्रांच के एल्वियोलस है, वैसे हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वो सब ब्रांचेस एक साथ एक्सपांड होते हैं और हमारे लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। Now, these lungs are a very important part of our respiratory system. जो lungs में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारे बॉडी को डैमेज हो सकता है, डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे बॉडी को, हमारे लंग्स को कैसे हम सेफ, क्लीन एंड नीट रखें। तो उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। टॉबैको नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, तो ये सब कर मतलब करते हैं तो हमारे लंग्स को डैमेज होता है। क्या डैमेज होगा तो वो हम अभी देखेंगे। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। हम सबको पता है, सिगरेट सब पीते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ होता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, फिर भी वो सब पीते हैं। वी डोंट नो दैट why these people they continuously smoke, why these people smoke even if they know that it is damaging your lungs। या मैं नहीं करना है कभी भी। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एडिक्शंस। लंग कैंसर इज वन ऑफ कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, एंड ये कोई फेक चीज नहीं है या किसी ने बनाया हुआ नहीं है, ये रियलिटी है। आप कभी भी गूगल में सर्च करोगे कि लंग कैंसर के केसेस और उसके डेथ कितने हैं, तो बहुत ज्यादा केसेस है और कॉमन कॉज है ये। तो सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है अभी के टाइम पे तो कोरोना से हो रही है, बट इनके जनरल पहले के टाइम पे आप देख रहे थे तब लंग कैंसर के थ्रू ये सबसे ज्यादा डेथ हो रहे थे। लंग कैंसर
का मेन रीजन है स्मोकिंग। धुआं, जब भी कोई भी टाइप का धुआं आपके बॉडी के अंदर जाता है तो लंग्स को डैमेज करता है। The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structures called cilia. जैसे cilia आपको वर्ड आते ही पता चल जाना चाहिए। cilia मतलब छोटे छोटे hair-like structure। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जो हमारा हमने देखा कि ट्रैक किया वो सब वहां से लेके लंग्स के अंदर तक ये छोटे छोटे सीलिया होंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सीलिया? तो दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जम्स। जम्स को निकालने में क्या करेंगे, कभी भी हमारे हम जब एयर लेते हैं तो जम्स भी साथ में अंदर चले जाते, तो सीलिया उसको पकड़ने का ट्राई करेगा और उसको जम्स को रिमूव करने का ट्राई करेगा, उसको स्टिक कर लेंगे अपने अंदर, अंदर लंग्स के अंदर नहीं जाने देंगे। डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर। तो इसीलिए ये सब डस्ट पार्टिकल को, जम्स को, हार्मफुल पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकेगा। Smoking destroys this hair, due to which germs, dust, smoke, and other harmful chemicals enter lungs and cause infection and cough, and also even lung cancer. तो ये जो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग के कारण जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर छोटे छोटे सीलिया है वो सब डैमेज हो जाते हैं, एंड इसीलिए जम्स है, डस्ट है, स्मोक है, वो सब पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड बहुत बार लंग कैंसर भी हो जाता है, एंड इसके कारण लोग मर भी जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इस शांति से आप एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा। टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करो, देखो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो दो तीन बार रिवाइंड करना कंपलसरी, अदरवाइज आगे का पार्ट जो ये लेक्चर में आगे का पार्ट होगा वो आपको समझ में ना भी आए। ठीक है, एकदम शांति से ये वीडियो प्रॉपरली देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। In next lecture, we'll study about a transportation system in human beings and plants. Okay. Till then, be safe, take care of yourself and your family, and be hygienic. Don't eat outside food. Don't go outside. ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी कंडीशन थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, कोरोना का जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ रखो। टेक केयर। Thank you and have a great day.